साथियों नमस्कार। आज हम ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं या कुछ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उन सभी के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हम कुछ सवालों पर पहुंचे, उसके पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि आपको यूनिट कन्वर्जन का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको यूनिट को बदलते आता है, इसका अर्थ है कि आप चैप्टर को आसानी से डील कर लोगे। देखिए करना क्या होता है, सिर्फ आपको जैसे जब भी आपको स्पीड की जो यूनिट दी गई हो, जैसे वो किलोमीटर पर आवर में दी हो, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में या मीटर पर मिनट में, जो भी आपकी इच्छा हो, जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम बदल सकते हैं। या हमें मीटर पर सेकंड दिया है तो इसको किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर मिनट में, तमाम चीजें आपको आसानी से बदलते आना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने किसी एक फिक्स वैल्यू को रट लिया, उसी को आप बार बार रख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है यूनिट बदलने के लिए। जैसे आपके लिए दिया गया है किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर को जैसे जब भी आप मीटर पर सेकंड में बदलें तो आप देखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1000 मीटर। तो जब भी 1 किलोमीटर क्या है बड़ी इकाई, मीटर क्या है छोटी इकाई, जब भी आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कन्वर्ट करें तो क्या है गुणा करती हैं। गुणा किसका करते हैं, गुणा उस संख्या का, उस छोटी इकाई का गुणा करते हैं कि बड़ी इकाई में छोटी इकाइयां कितनी हैं, उसी संख्या का गुणा करती हैं। तो आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी आप 1000 से यहां गुणा करोगे। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000, तो 1000 से क्या करोगे, इधर इसको गुणा करोगे और नीचे क्या है आवर यानी घंटे। तो घंटे यानी 1 आवर में इसको किस में बदलना है, सेकंड में। 1 सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपका उत्तर आ रहा होगा कि ये होते हैं 3600 सेकंड। तो इसको भी गुणा करो किससे, 3600 से। यहां कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लो कि आपको क्या करना। अब इन दो से ये 2 बिंदी कट जाएंगी, ये दोनों चीजें बेकार हैं। इसके अलावा आप देखोगे कितना बच रहा है, 5/18। ये क्या आ गया है, मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि जब भी हमें इकाई किसमें दी गई हो, किलोमीटर पर आवर में बदलना मीटर पर सेकंड से हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर जो भी दिया गया, जो भी वो आपको स्पीड दी गई है उसमें 5/18 से जब भी आप गुणा करोगे तो वो यूनिट किस में बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक, इसके अलावा इसका विपरीत रहता है कि जब भी आपको किससे, मीटर पर सेकंड से जाना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं यहां क्या है, बड़ी इकाई से आप छोटी इकाई में जा रहे तो 1000 का गुणा कर रहे थे। लेकिन जब आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, यहां छोटी इकाई, बड़ी इकाई में छोटी इकाइयां जितनी भी होती हैं उस संख्या से भाग देते हैं। तो आप देखो कितना आ रहा, 1/1000। और यहां आप देखोगे तो यहां कितना आ रहा है, 1/ सेकंड को घंटों में बदलना है। ठीक, तो कितना आ रहा है आपका 3600। इस इन दोनों को सॉल्व करने पर आप देखोगे कि आपको फाइनली प्राप्त हो रहा होगा 3600/1000 और यहां से निकल के आएगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज यहां से समझ लेनी है कि जब भी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में आए तो 18/5 से गुणा करें किसमें, जो मीटर पर सेकंड में जो भी आपको स्पीड दी गई है उसमें आप 18/5 से गुणा करें। या इस चीज को एक प्रकार से और याद रख सकते हैं, वो कैसे दोस्तों, कि आप देख रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में यूनिट कौन सी बड़ी है, तो आपका उत्तर होगा किलोमीटर पर आवर बड़ी है, मीटर पर सेकंड छोटी है। और यहाँ मीटर पर सेकंड
छोटी है और किलोमीटर पर आवर बड़ी है। इसके अलावा 5/18 और 18/5 इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा कि 18/5 बड़ी है और 5/18 छोटी है। बस इतना ही याद रखना है कि बड़ी 18/5 सॉरी और छोटी 5/18। तो जब भी आप बड़ी से छोटी में जाएं, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कन्वर्ट करें तो क्या करें, छोटी संख्या का गुणा करें, यानी 5/18 का गुणा करें। और जब भी आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई में कन्वर्ट करें तो बड़ी संख्या का गुणा करें, बड़ी संख्या मतलब 18/5 का गुणा करें, ठीक। और इसके अलावा जब भी आपको जैसे इन संख्याओं को आपको सेकंड में ना बदल के जैसे आपको मिनट में बदलना हो तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे आप क्या कर रहे थे अभी 1000 बटे क्या कर रहे थे 3600 ना करके सेकंड मिनट कितने होते हैं एक घंटे में 60, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से आप देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50/3 और इसी प्रकार से आप यहां भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहां तो इन सब चीजों को हमें रटना, हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है कि वास्तव में यूनिट कन्वर्ट होते कैसे हैं, ठीक। इस चीज पर हमें फोकस देना है। फिर आपके सामने चाहे ये स्पीड के यूनिट आ जाए, चाहे वॉल्यूम के यूनिट आ जाए, चाहे लेंथ के किसी भी चीज का यूनिट आ जाए आपके सामने, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हम ट्रेन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज समझना जरूरी थी। अब हम चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पर ट्रेन से संबंधित, तो हम उन्हें सॉल्व करें या उनके बारे में कुछ भी समझें उसके पहले आइए देखते हैं हम कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ हम सवाल हल करें ट्रेन के, उसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम ट्रेन से संबंधित। वो क्या है, तो दोस्तों यदि आप ट्रेन से संबंधित सवालों को समझना चाहते हैं तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए, जब भी ट्रेन, ये चीज आप के लिए कोई नई नहीं होगी, आपने कई बार पढ़ा होगा इन सब चीजों। ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक, और इसके बाद ये मान लीजिए कोई क्या है, ये कोई पोल है, ठीक, ये पोल है और ये कोई, इसको आप प्लेटफॉर्म कहें या टनल या सुरंग कहें, जो भी आपकी इच्छा हो। इसको आप पोल भी कह सकते हैं, पेड़ भी कह सकते हैं, कोई व्यक्ति भी कह सकते हैं। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो नेग्लिजिबल है या नगण्य है, मतलब उसको हम काउंट नहीं करते हैं, और इनकी जो लंबाई होती है उसको हम काउंट करते हैं। तो दोस्तों यहां सबसे पहली एक चीज समझने वाली बात है कि जब भी ट्रेन, ये ट्रेन की क्या है, ये ट्रेन की टोटल लंबाई रहती है, ठीक, ये उसकी लेंथ है, ये ट्रेन की लेंथ है। तो आप देखिए, जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करे, पोल को पार करने का मतलब क्या है, ट्रेन का इंजन यहां से पास होके कहां पहुंच जाए, यहां, और ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है वो कहां आ जाए, यहां, ठीक। ट्रेन मतलब आपकी इस हिसाब से पहुंच जाएगी, ट्रेन का जो इंजन है वो यहाँ, ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ, तभी क्या होगी, पार होगा कोई भी व्यक्ति या कोई भी पोल या कोई भी पेड़। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पेड़ को या किसी पोल को, सॉरी प्लेटफॉर्म को गलत बोल दिया है, जब भी ट्रेन किसी पोल को, किसी पेड़ को पार करे या किसी व्यक्ति को, तो ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई को पार करती है। और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या है कि ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है वो कहां पहुंचना चाहिए, यहां, और ट्रेन का अगला हिस्सा आपका इस हिसाब से पहुंच जाए, तभी क्या होती है, पार होती है। तो जब ट्रेन किसको पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को पार करे, तो उसे इन दोनों की लंबाई पार करनी होगी, यानी एक तो स्वयं की और दूसरी उस प्लेटफॉर्म की। तो यहां पर क्या है, लेंथ जुड़ जाती है, यहां पर जो ट्रेन की जितनी भी लंबाई है वही रहती है, ठीक। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या टनल को पार करे तो खुद की लंबाई प्लस
प्लेटफॉर्म या टनल की लंबाई को पार करना हो। जब भी ट्रेन किसी पेड़ को, पोल को या किसी व्यक्ति को पार करे तो उसे सिर्फ स्वयं की या खुद की लंबाई को पार करना होता है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। इसमें कोई, ये तमाम चीजें आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये सिर्फ मतलब उन व्यक्तियों के लिए या उन बच्चों के लिए बताया जाता है जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो इतनी बेसिक सी बातें तो बताई ही जाती हैं, लेकिन हम इस चैप्टर को यदि पढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं। अब हमें एक चीज और बात समझनी है। यहां होती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड या जिसको आप कहते हैं सापेक्ष गति। दोस्तों सापेक्ष गति का अर्थ ये रहता है कि दो वस्तुओं को की आपस में गति है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या एक दूसरे के सापेक्ष कितनी है। जैसे जो नॉर्मल गति है, मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है, ये कोई ट्रेन जा रही है, तो यदि आपसे कहा जाए कि इसकी स्पीड अभी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। यदि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका अर्थ ये है कि ये जो ट्रेन है यह उन तमाम वस्तुओं के रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर पर आवर भाग रही है जो अपने स्थान पर नियत हैं या कांस्टेंट हैं, या आप कह सकते हैं कि जो स्थिर हैं। उन सभी वस्तु कहें या कोई जो भी, चाहे दूसरी ट्रेन खड़ी हो या आप कहें कि जो जमीन है या कोई पेड़ है, कोई मकान है, मतलब उन तमाम चीजों के रिस्पेक्ट में यह 50 किलोमीटर पर आवर से भागती है जो कि अपने स्थान पर क्या है, नियत है या कांस्टेंट है, स्थिर है। लेकिन रिलेटिव स्पीड का अर्थ क्या है कि यह हमें ट्रेन में इस चीज पर नहीं, ट्रेन में जो चर्चा होती है जब आप ट्रेन का चैप्टर पढ़ते हैं कि दो ट्रेन हो या कोई व्यक्ति भाग रहा हो या कोई गाड़ी भाग रही, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या रहती है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक ट्रेन ये है, इसके अलावा मान लीजिए एक ट्रेन आपकी ये है, ठीक। अब यदि ये दोनों इस प्रकार से जा रही हैं कि यानी एक ट्रेन आपकी इस दिशा में जा रही है, एक ट्रेन आपकी इस दिशा में जा रही है, तो क्या होता है, इसकी स्पीड 50 है, इसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आपको देखना है कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। इनकी क्या है रिलेटिव स्पीड, यानी ये जो ट्रेन है वह इस ट्रेन के की अपेक्षा या इस ट्रेन के कितनी मतलब किस गति से इस ट्रेन से पास आती है या किस गति से इस ट्रेन से दूर जाती है, यही चीज हमें समझनी है। तो आइए, ये 50 किलोमीटर से इधर भागेगी, ये 40 से इधर भागेगी, तो आप देखोगे इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड रहती है वो क्या हो जाएगी। जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो क्या होता है कि इनकी जो रिलेटिव स्पीड है या जो इनकी स्पीड है तो वो RS क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी 40 + 50, तो स्पीड क्या होगी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं और ये 50 से इधर भागी, ये 40 से इधर भागी, मतलब कि ये ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक दूसरे से दूर होंगी या पास जा रही होंगी, ठीक। और इसके विपरीत यदि ये क्या है, समान दिशा में चले, ये भी इधर चले और ये भी इधर चले, तो क्या होता है दोस्तों रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है,
रिलेटिव स्पीड होती है आपकी कि ये क्या है, ये तो 40 से जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये 50 से जा रही है। यदि ये दोनों 40 से जाती तो क्या इनकी रिलेटिव स्पीड कुछ रहती? कुछ भी नहीं रहती। ये जहां है दोनों नियत स्थान पर रहती और एक साथ आगे बढ़ती जाती। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं आता। जिस स्थान पे जो दोनों प्रारंभ में थी उसी स्थान या उसी पोजीशन में क्या होंगी लास्ट में। लेकिन क्या हो रहा है, ये 50 से भाग रही है, 40 से भाग रही है, ठीक। तो इसकी जो 40 है उसको कवर करने के लिए इसकी 40 तो चली जाएगी। तो अब इसकी कितनी बच गई एक्स्ट्रा? इसकी जो 10 स्पीड बच गई है वही क्या है, आपकी रिलेटिव स्पीड है। यानी ये जो ट्रेन है यह 10 किलोमीटर पर आवर से इससे तेज भागेगी या इससे दूर भागेगी, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड इस स्थिति में क्या होती है, जब ट्रेनें समान दिशा में हो तो यहाँ कहती है कि जो फास्ट या जो ज्यादा स्पीड है उसमें से कम, यानी 50 - 40, तो स्पीड RS कितनी आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। ये छोटी सी बात है, इस चीज को हमें समझते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ये कर लिया कि हमें मतलब कि हमने रट लिया कि एक बार जोड़ देना है, एक बार घटाना है। नहीं, आपको एक्चुअल में समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में वो तस्वीर बननी चाहिए कि ये सब होता क्या है, या ये तमाम जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से संचालित होती हैं, उनको हमें कैसे समझ लेना है। आशा करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, तो देखिए वो सवाल क्या है। आइए देखिए, एक सवाल लगा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई आपको बतानी है। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, पुल जो ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वो किसमें दी गई है, मीटर में, और जो स्पीड दी गई है वो किसमें है, किलोमीटर में। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा कि आप यूनिट को कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाएं। तो आप देखिए क्या करना है, ये इकाई कैसी है, बड़ी है, मीटर पर सेकंड छोटी है, तो बड़ी इकाई से छोटी में जाना है। तो संख्या से कौन सी से गुणा करना है, छोटी संख्या से। छोटी संख्या का अर्थ 5/18, ठीक। 36 × 5/18। तो आप देखोगे कि जो ट्रेन की स्पीड आ गई है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। यानी जो ट्रेन है वो किस स्पीड से भाग रही है, आपको पता चल गया है कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड से भाग रही है। और यानी वो 1 सेकंड में 10 मीटर भाग लेती है। तो आपको पता है कि उसने जो पुल पार किया है, तो पुल पार करने में उसने खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, इन दोनों को पार किया है, ठीक। इन दोनों को पार किया है। इन दोनों में से आपको किसकी दी गई है, ट्रेन की लंबाई तो पता है कि 200 है। तो आपको यहां पर क्या निकालना होगा कि कुल मिलाकर उसने 55 सेकंड में कितनी दूरी पार की है। तो यहां से आप देख लोगे कि 1 सेकंड में कितनी, 10 मीटर। 1 सेकंड में जब वह 10 मीटर चल लेती है तो 55 सेकंड में कितना चलेगी, 55 × 10, यानी कुल मिलाकर 550 मीटर की दूरी वह तय कर लेगी। कितने समय में, कितने समय में दोस्तों, 55 सेकंड में, ठीक। कितनी दूरी तय कर लेगी, 550 मीटर की। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कुल लंबाई तय की गई दूरी क्या रहती है, स्पीड इनटू टाइम। या इस यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लगता है, वो मतलब नॉर्मली हम फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये सब चीजें आपके ये चीजें कॉन्सेप्चुअल रहती हैं, और इन चीजों का आपको फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि आपको बार बार फॉर्मूले याद करने पड़े तभी आप निकाल पाओ, बिल्कुल नहीं। इन चीजों को आपको, आपके कॉन्सेप्ट ही ऐसे होने चाहिए कि आप चीजों को वैसे ही निकालो। आपको जरूर ये इस चीज का एहसास ना हो कि हम कोई फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब वह 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है तो 55 में कितनी जाएगी, 55 × 10 यानी 555 मीटर। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूले को मतलब आपके दिमाग में ये चीज आए कि नहीं यहाँ ये फॉर्मूला लगना, बिल्कुल नहीं। आपको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, ठीक।
तो 5 से 55 मीटर की लंबाई तय कर लेती है वो 55 सेकंड में। इसमें से आपको पता है कि इसमें से 200 मीटर की तो ट्रेन ही है, तो बाकी की 350 का क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, यही आपका क्या है, पुल है। कितना, 350 का। इस 2 सेकंड का सवाल था, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाया इसलिए समय लगा है दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एक प्रश्न और लिखा है आपके सामने कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 260 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 21 तथा 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यहां दोस्तों 260 ना होकर कितना आएगा, 240 मीटर है। ठीक, आपको बताना है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो कि 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे पुलों को 21 तथा 18 सेकंड में पार करती है। आइए देखते हैं कैसे आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर लेते। एक पुल है आपका 300 का, एक है 240 का, इसको लगाती है कितने, 21, इसको लगाती है 18। चाल वही आपको पता है कि जब वह 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है या 240 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो वह पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, यहां भी मतलब कि जो उसकी लंबाई है वो तो यहां भी तय कर रही है और यहां भी तय कर रही है। क्यों, क्योंकि ट्रेन वही है। तो ये जो समय में अंतर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, उसकी मतलब स्वयं की लंबाई से तो ये अंतर क्रिएट नहीं हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों जो पुलों की लंबाई है उसकी वजह से समय में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है आप देख रहे हो, ये 300 है, 240 है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वह 60 मीटर के का जो लंबाई का अंतर है उसको कवर करती है कितने में, 3 सेकंड में। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि वह जो 60 मीटर की लंबाई है इन पुलों का जो भी अंतर है उसको वह 3 सेकंड में तय करती है। तो आप यहाँ से सीधे सीधे बता सकते हैं। आपको चाल किस में बतानी है, मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है कि 3 सेकंड में 60, तो 3 में कितनी 60, तो 1 में कितनी 20 मीटर। ठीक, तो जो चाल बन जाएगी वो कितनी होती है, या जो स्पीड रहेगी वो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, या इसको यदि किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है तो आप यदि किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो क्या करोगे, 20, ये क्या है मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर कैसी है बड़ी इकाई है, तो बड़ी संख्या से गुणा करो, बड़ी संख्या से यानी 18/5 से गुणा करो, तो यहां पर कितना आएगा 18 × 4 72 किलोमीटर पर आवर। यानी आप कहीं से भी पूछ लिया जाए आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर या इनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों देखिए एक प्रश्न आपके सामने लिखा है कि 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 2:3 है। यह किसी पेड़ को पार करने में क्रमशः 15 तथा 25 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ये समान दिशा में चलें तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। बहुत ही अच्छे दर्जे का प्रश्न है, बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में जब भी आ जाते हैं तो अधिकांश बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इनमें देखिए आज हम इस प्रकार के प्रश्न को हम 2 तरीके से आसानी से हल करेंगे कि आप कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका देखिए जो बेसिक रहता है कि जो लंबाई दी गई है यदि एक की 2 है तो दूसरे की कितनी है 3 है, समय क्या है 15 है और 25 है। तो यहाँ पर जो स्पीड रहेगी यदि आप कह सकते हैं या S1 या S2 जो भी है, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, लंबाई यदि हम 2 माने या 2 अनुपात यहाँ अनुपात दिया है तो 2 बटे कितनी है 15, ये किस में है आपकी मीटर पर सेकंड में। ठीक, और जो S2 है वो कितना होगा 3/25 मीटर पर सेकंड।
ठीक, ये क्या आ गई है आपकी, आपको दोनों की स्पीड मिल गई है। अब आपसे कहा है कि जब ये समान दिशा में चलें तो एक दूसरे को पार, यानी समान दिशा में चलें, समान दिशा में चलें यानी दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जो लंबाई क्या होगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी उन दोनों को एक दूसरे की जितनी भी लंबाई होगी कुल टोटल लंबाई पार करनी होगी, यानी दोनों ट्रेनों का योग जो भी रहा होगा उसको पार करेंगी। किस स्पीड से पार करेंगी, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है कि वो यदि समान दिशा में एक ही दिशा में जा रही हैं तो फास्ट माइनस स्लो, ठीक, फास्ट माइनस स्लो रहेगा। तो आप देखिए कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी 5 अनुपात रहेगी। और जो समय लगेगा दोस्तों वो कितना रहेगा आपका, कुल लंबाई कितनी है 5 की, और जो स्पीड रहेगी किस स्पीड से पार करेंगी वो s यानी फास्ट माइनस स्लो, तो 2/15 और 3/25 में बड़ी स्पीड या ज्यादा स्पीड कौन सी है दोस्तों, तो आप कहोगे इनमें जो ज्यादा स्पीड है वो है 2/15, तो 2/15 माइनस 3/25 ये कुल लंबाई है, ये रिलेटिव स्पीड है, यानी इस स्पीड से वो पार करेंगी। तो जो भी आपका आएगा, क्या आएगा, क्या पूछा है, जो यहां से समय निकल के आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हम सिर्फ इतने से पोर्शन को हल कर लें, वो क्या आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 75, 15 से भाग दोगे आप 10 - 9, यानी ये कितना आ रहा है 1/75। तो आप अब इस प्रश्न को कैसे आगे हल कर रहे होगे कि 5/1/75, ठीक, 5 में भाग दे रहे हैं आप, 5 में भाग दे रहे हैं 1/75 का, तो ये 75 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और आप देखोगे कि जो समय आ रहा है या जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 × 75, ठीक। तो ये कितना आएगा 5 × 7 = 35 और 2 = 37 सेकंड, यानी 375 सेकंड का जो समय है वो लग जाएगा इन ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में। ये तो क्या था, बेसिक तरीका था, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसके अलावा एक हम कॉन्सेप्चुअल तरीके पर बात भी करती हैं, उसमें क्या करना है आपको कि देखिए स्पीड क्या है 2 और 3, ये अनुपातिक स्पीड है, यानी इसकी स्पीड में आपको पता है कि अनुपात जो भी संख्याएं रहती हैं उनमें हम अनुपात में किसी भी यानी बराबर दोनों साइड बराबर संख्या का गुणा या बराबर संख्या से यदि हम भाग दें तो उनके मानों में किसी प्रकार के, उनके अनुपात में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज देखनी है यहाँ पर आपको। क्या कर सकते हैं हम, इसकी क्या है 2/15 और दूसरी क्या है 3/25, तो ये क्या है आपकी भिन्न के रूप में। यदि हमें भिन्न को इसको तोड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम जो भी हो उसका गुणा करिए अनुपात में, ठीक। तो यहाँ क्या आ रहा है 75 का गुणा यहाँ करो और 75 का गुणा यहाँ करो, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रही है 10 मीटर/सेकंड, और यहां से आ रही है कितनी दोस्तों 9 मीटर/सेकंड, ठीक। दोनों की क्या मिल गई आपको, चाल मिल गई। अब देखिए कुल लंबाई यानी 3 और 2 5 × 75, ठीक, ये कुल अनुपात आ रहा है 5 कुल लंबाई 15 वो 75 क्या था, हमने ये स्पीड निकालने के लिए 75 का गुणा किया, तो यहां भी करोगे। इसके अलावा अब क्या है रिलेटिव स्पीड रखी, रिलेटिव यानी फास्ट माइनस स्लो, तो 10 - 9, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ क्या बच रहा है 5 × 75/1, तो 1 का मतलब नहीं है अब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे आप तो आपको कितना मिल रहा होगा 375 सेकंड। मतलब कि ये तरीका थोड़ा सा फास्ट है और आप इससे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। इसके अलावा ये तो बेसिक फिर है ही आपके लिए। तो देखते हैं कुछ और प्रश्न।
आइए देखते हैं, एक प्रश्न और लिखा है कि 60 मीटर लंबी ट्रेन 40 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तो 100 मीटर लंबे पुल पर खड़े व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकांश बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न में कहा है कि 60 और 100, ट्रेन जब भी किसी पुल को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई प्लस पुल हो या सड़क हो उसकी लंबाई, तो कुल मिला के कितनी चल रही है 60 प्लस 40 यानी 100 मीटर की दूरी तय कर रही है कितने समय में 10 सेकंड में। तो चाल क्या होती है आपको पता है कि स्पीड मतलब क्या होता है d/t यानी डिस्टेंस बटे स्पीड। तो 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पार कर रही तो स्पीड को कितनी होगी 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन की स्पीड है दोस्तों वो कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड है। आपसे पूछा गया है कि 100 मीटर लंबे पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी, तो यहां पर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि 100 प्लस 60 मतलब 160/10 यानी 16 सेकंड, जो कि उत्तर कैसा होता है गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है कि ट्रेन व्यक्ति को पार करवाना है ना कि पुल को। आपसे पूछा है कि जो ट्रेन है उसको व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। हमें पुल से मतलब नहीं होना चाहिए कि यहाँ पुल 200 मीटर का है 100 मीटर का है या 50 मीटर का। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए या भ्रमित करने के लिए कुछ डेटा कई बार प्रश्नों में डाल दिया जाता है अनावश्यक रूप से। तो ये इसी प्रकार का एक प्रश्न है। तो इसमें आपको ये चीज इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा है कि व्यक्ति को पार करने में, यानी आपको पता है कि ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर रही है यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है। खुद की यानी कितनी है 60 बटे कितनी किस स्पीड से 10 से, तो टाइम क्या लगेगा डिस्टेंस बटे स्पीड यानी कुल मिलाकर 6 सेकंड का समय लगेगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं, एक प्रश्न आपके सामने लिखा है, 2 ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं जिनकी गति 56 किलोमीटर पर आवर तथा 29 किलोमीटर पर आवर है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको बताना है कि जो तेज गति वाली ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है। आशा करता हूं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न में कहा है कि 2 ट्रेनें समान दिशा में जा रही हैं जिनकी लंबाई 56 और 29 किलोमीटर पर आवर है। तो एक व्यक्ति जो धीमी ट्रेन जो ट्रेन धीमी स्पीड से चल रही है उसमें बैठा है, उस व्यक्ति को जो फास्ट गति से जा रही है जो ट्रेन, वो ट्रेन उस व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी है तेज चलने वाली ट्रेन की। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों यदि समान दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ या ट्रेनें 2 हैं और दोनों चलत हैं, तो इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जब भी आपको 2 वस्तुएं या 2 ट्रेनें या 2 बसें 2 व्यक्ति दोनों क्या है चल रहे हैं उनकी चालों के बारे में बात की जाए तो समझ लेना कि वहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। अब आपको देखना है कि रिलेटिव स्पीड क्या है ट्रेनों की। तो आपको पता है कि फास्ट माइनस स्लो, यदि समान दिशा में जा रही है तो फास्ट माइनस स्लो यानी 56 माइनस 29, ठीक 56 माइनस 29। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा आपका कितना 16 में से 9 गए तो ये बच रहे हैं 7 और 5 में से 3, हाँ जी ये बच रहे हैं आपके 2, 27 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किस में है दोस्तों किलोमीटर पर आवर में, लेकिन समय आपको किस में दिया है सेकंड में। तो आपको स्पीड किस में बनानी होगी, स्पीड बना लीजिए किस में आप
मीटर पर सेकंड में। तो जैसे ही आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो आप देखोगे कितना आ रहा है। ये स्पीड कैसी है, बड़ी बड़ी में से छोटी में बदलना है, यानी छोटी संख्या से, यानी 5/18 से गुणा करना है। ये किससे काटा जा सकता है, 9 से। 9 3 27, 9 दूनी 18, ये आ रहा है 15/2 मीटर पर सेकंड। यानी जो रिलेटिव स्पीड है, या आप यूं कह सकते हैं कि जो तेज गति वाली ट्रेन है, जो धीमी गति वाली ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उसको 15 मीटर पर सेकंड से पार करती है, यानी उसको इस गति से पार करती है और इस गति से वह उसको 16 सेकंड में पार कर लेती है। यहां पर दोस्तों ध्यान देना है कि हमें जो लंबाई पार करानी है वो दोनों ट्रेनों की नहीं करानी है। किसकी करानी है, सिर्फ एक ट्रेन की। क्यों, क्योंकि वो केवल आपसे जो बात की गई है प्रश्न, वो व्यक्ति को पार करने की बात की गई है। इसका अर्थ ये है कि वो केवल स्वयं की लंबाई को पार करेगी। ठीक, तो स्वयं की लंबाई उसकी वो है, वो 16 सेकंड में पार कर रही है इस गति से। तो जो कुल लंबाई चलेगी, जो लंबाई रहेगी दोस्तों, वो कितनी रहेगी, क्या रहेगी, आपको पता है कि जो लेंथ इक्वल टू क्या होता है, एल बराबर यानी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 15/2 और समय कितना है, 16 सेकंड का। ठीक, तो आप देखोगे इधर से कितना आ रहा है, 15×8 = 20, यानी 120 मीटर। तो जो आप कह सकते हैं कि जो तेज गति वाली ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 120 मीटर। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में कई प्रकार से प्रश्नों को जनरेट किया जा सकता है, मन से कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर हों। तो चैप्टर में प्रश्न कहीं से भी बने, कहीं से भी जनरेट हो, आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर लिखते रहें। इसके अलावा यदि आपने एक्सीलेंस स्टडी का यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे कि जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।